नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज से हम अपनी एक नई श्रृंखला आरंभ करने वाले हैं हिंदी कहानी के नाम से। यूजीसी नेट में जो कहानियाँ लगी हैं उसे बहुत बारीक दृष्टि से पढ़ेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे। जो भी इस YouTube चैनल से जुड़े हैं आप सभी को जानकारी होगी कि हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ते हैं ताकि हमारा एक भी प्रश्न छूटे ना। इसके पहले कहानी के विकास पर हमारे चैनल में वीडियो उपलब्ध करवाया जा चुका है 4 भागों पे। कहानी के विकास के संबंध में किस प्रकार हुआ इसका विकास, आप उस वीडियो को देख लीजिए। फिर भी हम कुछ छोटे छोटे तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले छोटी कहानी का विकास किसने किया, अगर इस पर बात की जाए तो छोटी कहानी का विकास किसके द्वारा माना जाता है? अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो। ध्यान रखेंगे ये पूछा गया है प्रश्न, इसीलिए बता रही हूँ। एडगर एलन पो, इन्होंने किसका आरंभ किया? छोटी कहानी का। ठीक, छोटी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रख लीजिएगा। छोटी कहानी के आरंभकर्ता के रूप में कौन माने जाते हैं? अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो माने जाते हैं। कौन? एडगर एलन पो। ठीक, उसके बाद अब हिंदी में कहानियों की शुरुआत कहाँ से होती है? हालांकि इस पर हमारे कहानी के विकास पर बताया गया है, फिर भी ये ध्यान रखेंगे, फिर भी मैं बताती हूँ। सरस्वती पत्रिका से हमारे हिंदी साहित्य में क्या माना गया है? कहानी का विकास माना गया है। किस पत्रिका से? सरस्वती पत्रिका से। ध्यान रखेंगे। ठीक, और कब से? सरस्वती पत्रिका का आरंभ कब से? 1900 से माना गया है, तभी से हम हिंदी कहानी की शुरुआत मानते हैं। ठीक, और हिंदी कहानी जो विधा है बहुत ही लोकप्रिय विधा है, ध्यान रख लेंगे। ठीक, इसके अलावा जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, आप सभी को ये जानकारी ही होगी कि सबसे पहले प्रथम कहानी कौन है, उसके प्रस्तोता कौन है, उसके रचनाकार कौन है, ये इसके संबंध में बहुत मतभेद हैं। ठीक, विशेष रूप से प्रथम कहानी कौन है इसके संबंध में विशेष रूप से मतभेद है। ठीक, प्रथम कहानी अगर आचार्य शुक्ल की बात की जाए, आचार्य शुक्ल किसे प्रथम कहानी मानते हैं? तो आचार्य शुक्ल मानते हैं इंदुमती को। ठीक, इंदुमती को क्या मानते हैं? पहली कहानी मानते हैं। कितने ईस्वी में लिखा गया है? 1900 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखित है? किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखित है। और इसके प्रस्तोता कौन है? कौन मानता है पहली कहानी? तो ध्यान रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसी प्रकार एक जमींदार का दृष्टांत, इसे कौन मानता है? राजेंद्र बड़वालिया मानते हैं। ठीक, इसी प्रकार जो हमारी जो केंद्र बिंदु है कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, इसे पहली कहानी कौन मानता है? यह भी ध्यान रखेंगे। इसे पहली कहानी मानते हैं भवदेव पांडे। ठीक, ये क्या मानते हैं? ये हिंदी की क्या है? पहली कहानी है। क्या? चंद्रदेव से मेरी बातें। और जिनकी लेखिका कौन है? बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष किस नाम से लिखती थी? छद्म नाम से लिखती थी। और उनका छद्म नाम उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने रखा था बंग महिला। ठीक, अब मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ, वहाँ पे कुछ बंग महिला के संबंध में हम पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। बंग महिला जिनका नाम था, वास्तविक नाम क्या था? जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। ठीक, इनके जन्म के संबंध में जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। ठीक, और इनका जन्म हुआ कहाँ था? यह भी ध्यान रखेंगे। इनका जन्म हुआ था वाराणसी। जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है वहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें, जितनी भी कहानी है, हमारा कहानी से संबंधित जो भी चीज़ें या फिर
जो भी उनके रचनाकार है उसके संबंध में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक। चंद्रदेव से मेरी बातें, लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, जो कि किस नाम, छद्म नाम से लिखती थी? बंग महिला छद्म नाम से लिखती थी। उनका जन्म कब हुआ था? 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था राम प्रसन्न घोष। राम प्रसन्न घोष। ठीक। और उनकी माता जी का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था, यह भी जो भी चीज़ें बारीक चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप लोग लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। ठीक। नीरदवासिनी, नीरदवासिनी घोष। ठीक। ये क्या था? उनकी माता का नाम था। ठीक। और उनका परिवार जो है वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। यह भी ध्यान रखेंगे किस प्रकार का ये परिवार था, किस प्रकार की लेखिका थी। यह जो है बंगाली लेखिका थी। ठीक है। और इनका परिवार, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनका परिवार वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। ठीक। उनके पूर्वज जो है वो बंगाल से आकर कहाँ बस गए थे? वाराणसी में बस गए थे। इसी कारण इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज, उनके पिता या फिर उनके दादाजी जो भी हों, वो कहाँ आकर बस गए थे? वाराणसी में आकर बस गए थे। ठीक। इसी कारण उनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। एक और महत्वपूर्ण नाम है, बचपन में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? बचपन में उन्हें दो नामों से पुकारा जाता था। ठीक। एक तो रानी और दूसरा है चारूबाला नाम से। ठीक। इस नाम से क्या उन्हें पुकारा जाता था बचपन में? ध्यान रखेंगे, रानी या चारूबाला नाम से उन्हें बचपन में पुकारा जाता था। ठीक। और अब ये विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई? उनकी माता के संरक्षण में हुई थी। तो यहाँ से यह ध्यान रख सकते हैं कि उनकी माता उस समय की पढ़ी लिखी थी। ठीक। यह देखिए कि स्वयं राजेंद्र बाला घोष का जन्म हो रहा है 1882 ईस्वी में, तो उनकी माता और उनका जन्म तो और उनसे पीछे हुआ होगा, है ना, लगभग 1820 तक मान सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि इतने में भी उनको पढ़ाने लिखाने का कार्य किसने किया था? इनको पढ़ाने लिखाने का काम किया था उनकी माता जी ने। ठीक। और पूरा उनका संरक्षण, उनका पढ़ना लिखना कहाँ पर हुआ था? तो माता के संरक्षण में हुआ था। ठीक। और उनका विवाह किससे हुआ था? बंग महिला या कहूँ राजेंद्र बाला घोष का विवाह हुआ था पूर्ण चंद्र देव से हुआ था इनका विवाह। ठीक। और ये ना एक साहित्यिक अभिरुचि वाली महिला थी। ठीक। और इन्होंने कब से कब तक रचनाएं की थी? यहाँ पे लिखती हूँ मैं। इन्होंने 1904 से 1917 तक ये इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती थीं। कब? 1904 से 1917 तक इनकी रचनाएं, भिन्न भिन्न रचनाएं प्रकाशित होती रहती थीं। इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच उनके दो बच्चों की असामयिक निधन होती है। ठीक। उनके दो बच्चे होते हैं तो उनका निधन हो जाता है, असामयिक निधन हो जाता है। ठीक। और 1916 के करीब उनके पति का भी देहांत हो जाता है। तो इससे वो बुरी तरह से टूट जाती है और इन्हीं आघातों से क्या होता है? इन्हीं आघातों से वो बिल्कुल ही मौन हो जाती हैं। ठीक। और सृजन कार्य भी बंद हो जाता है यहीं से। ठीक। उनके दो बच्चे का असामयिक निधन, उनकी पति की मृत्यु, इसी से क्या होता है? उनकी जो वाणी होती है वो मौन हो जाती है। ठीक। और सृजन कार्य भी बंद हो जाता है, मतलब उनको धक्का लगता है। ठीक। अब आप ही लोग सोचिए, एक महिला का जिसके दो बच्चे असामयिक, जिनके दो बच्चे का असामयिक निधन हो रहा है, उसके पति की मृत्यु हो रही है, तो उस स्त्री पर क्या बीती होगी। ठीक। अब आगे चलते हैं। हिंदी कहानीकारों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। मूलतः ये हिंदी भाषी ना होते हुए भी इन्होंने हिंदी के प्रति अनन्य अनुराग जगाया था। ठीक। विशेष रूप से कैसी महिला थी? जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो परिवेश था, इनके जो पूर्वज थे बंगाल में रहते थे। ठीक। ये
हिंदी से तो मूलतः हिंदी भाषी तो थी नहीं, फिर भी इन्होंने हिंदी में लिखने का कार्य किया था। ठीक। और यह भी ध्यान रखेंगे कि आप बंगाल में प्रवासिनी नाम से लिखती थी। बंगाल में किस नाम से लिखती थी? जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह ध्यान रखेंगे। यह बंगला में किस नाम से लिखती थी? तो यह बंगला में प्रवासिनी नाम से रचना करती थी। ठीक। बंगाली लेखिका थी, बंगाली कल्चर था इनका, फिर भी इन्होंने हिंदी के प्रति अनन्य अनुराग इनके हृदय में था। ठीक। ये वह संक्षिप्त परिचय किसका? बंग महिला का। ठीक। राजेंद्र बाला घोष किस छद्म नाम से लिखती थी? बंग महिला छद्म नाम से लिखती थी। जन्म कब हुआ था? 1882 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके जो पूर्वज थे वो बंगाल से कहाँ आ गए थे? वाराणसी आ गए थे। पिता का क्या नाम था? राम प्रसन्न घोष। माता का नाम क्या था? नीरदवासिनी घोष। और बचपन में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो रानी और चारूबाला नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह किससे हुआ था? पूर्णचंद्र देव नाम से के एक व्यक्ति से हुआ था। ठीक। और वो 1904 से 1917 तक सृजनरत रही हैं। ठीक। और उन्होंने लिखना कब बंद किया? उनके 2 बच्चे की असामयिक निधन, साथ ही उनके 1916 के आसपास उनके पति के निधन के बाद से उनकी वाणी मौन हो गई। ठीक। और उन्होंने सृजन कार्य भी बंद कर दिया। और वो बंगला में किस नाम से लिखती थी? वो बंगला में लिखती थी किस नाम से? तो प्रवासिनी नाम से। ठीक। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रख लीजिएगा। अब चंद्रदेव से मेरी बातें किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रख लीजिएगा। बंग महिला की 2 रचनाएं लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में। क्या क्या? एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरा है दुलाई वाली। दोनों के प्रकाशन वर्ष को ध्यान रखेंगे। ठीक। सबसे पहले तो चंद्रदेव से मेरी बातें किस पत्रिका में छपी? तो सरस्वती पत्रिका में छपी है। और कब छपी है? 1904। ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, बार बार कह रही हूँ कि चंद्रदेव से मेरी बातें किस पत्रिका में छपी हैं? सरस्वती पत्रिका में छपी हैं। कब छपी है? 1904 में। अब ये निबंध के रूप में, ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने जो ये रचना की है चंद्रदेव से मेरी बातें, उसको पढ़ के लगेगा कि ये निबंधात्मक है, उसकी रूप क्या है? निबंधात्मक है। किंतु आगे चल के ये इसको आलोचक ने क्या कहा कि नहीं, ये कहानी है। ठीक। अब इसकी शैली के संबंध में बात की जाए तो ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। ठीक। अगर ये पूछ लिया जाए कि निबंध रूप में कौन है, कौन सी कहानी निबंध रूप में है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा वो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं। किस प्रकार जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक। और भवदेव पांडे इसे क्या मानते हैं? भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, कौन मानता है? भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ठीक। और चंद्रदेव से मेरी बातें को पहली कहानी किसने माना है? भवदेव पांडे ने ही माना है। ठीक। इसके साथ ही यहाँ एक गोपाल राय का भी प्रमुख कथन है, वह भी ध्यान रखेंगे। गोपाल राय मानते हैं इनको, गोपाल राय इनको क्या मानते हैं? नारीवादी कथाकार मानते हैं। ठीक है, नारीवादी कथाकार किसने माना है? राजेंद्र बाला घोष को, तो गोपाल राय ने माना है। ठीक। कहानी के भीतर क्या क्या विषय आए हैं? अगर जब हम कहानी को पढ़ेंगे, हालांकि हम कहानी को बारीक तरीके से पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ बिंदुओं पर बात किया है, कुछ बिंदुओं पर लेखिका ध्यान केंद्रित करना चाह रही है पाठकों का, वो पक्षपात है, कलकत्ता की बात है। ये ध्यान रखेंगे कौन सा शहर आ रहा है केंद्र में, तो यह कलकत्ता शहर आ रहा है। 3 ऑप्शन दे देगा, मान लेते हैं कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, कलकत्ता, तो ये ध्यान रखेंगे कि किस शहर की बात की जा रही है, तो कलकत्ता शहर की बात की जा रही है। ठीक है। वाहन, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, ये सभी बातें, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून, ये सभी बातों पर लेखिका ध्यान केंद्रित करना चाह रही हैं। ठीक। और इनके पात्र कौन है? इसके पात्र हैं 2 ही पात्र हैं। किस किस नाम से? स्वयं लेखिका स्वयं है, लेखिका, और एक तो चंद्रदेव। ठीक, जिनको वो पत्र लिख रही है।
और जैसा कि मैंने बताया कि शैली किस प्रकार की है, तो शैली है किस प्रकार की, पत्रात्मक। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, तो वह भी कहानियाँ देख लीजिए कि उन्होंने अन्य कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न तो वह ध्यान रख लेंगे। तो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 में लिखा हुआ है। इसके अलावा है कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू जिसकी रचना 1906 में हुई है। ठीक, कुंभ में छोटी बहू। इसके अलावा है दान प्रतिदान, जिसकी रचना कब हुई है, दान प्रतिदान की रचना हुई है 1906 ईस्वी। इसके अलावा क्या है, दुलाई वाली जो कि हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है ये रचना, और जिस पर बहुत प्रश्न बनते हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे बहुत बारीक तरीके से, सूक्ष्म तरीके से। दुलाई वाली 1907 में। ठीक, इसके अलावा मुरला जिसकी रचना हुई है 1908 में। और अंतिम है दलिया जिसकी रचना हुई है 1909 में। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1906, दुलाई वाली 1907, मुरला 1908 और दलिया 1909। ठीक, और इनकी एक रचना है, एक कहानी संग्रह है, वह भी ध्यान रखेंगे कि इनका कहानी संग्रह है एक, किस नाम से, कहानी संग्रह है। पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए बता रही हूँ। कहानी इस साइड से होगा, कहानी संग्रह किस नाम से है, कहानी संग्रह है कुसुम नाम से। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित है ये, तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा, कहानी संग्रह का क्या नाम है, कुसुम। अब इसमें कथासार क्या है, संक्षिप्त रूप में कथासार देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। यह ध्यान रख लीजिएगा कि कौन वायसराय था उस समय लॉर्ड कर्जन। मान लेते हैं बहुत से अंग्रेजों का नाम दे देता है, वहाँ लॉर्ड वेलेस्ली देता है, लॉर्ड डलहौजी दे देता है, तो ध्यान रखेंगे कि कौन है उस समय वायसराय, तो उस समय वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक, जिन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन भी किया था। ठीक, 1905 में जिन्होंने भंग किया था, बंगाल का विभाजन किया था। तो इसमें उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है, उपनिवेश जो कि अंग्रेजों ने क्या भारत को क्या बना के रखा था, उपनिवेश बना के रखा था। ठीक, अपना उपनिवेश बना के रखा था, कच्चे माल का देश बना के रखा था। ठीक, यहाँ से सब चीज़ें ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ पर अपने कल कारखाने वगैरह विकसित करते थे। ठीक, कच्चे माल का देश बना रखा था भारत को। ठीक, उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया। यह भी ध्यान रखेंगे किस प्रकार की कहानी है यह, तो व्यंग्यात्मक कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की कहानी है, तो व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है। किससे लिखा है लेखिका ने पत्र, चंद्रदेव को लिखा है। क्योंकि हमने पात्र को पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो ही पात्र हैं, स्वयं लेखिका और चंद्रदेव, जिनको वो पत्र लिख रही हैं, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर भी व्यंग्य है। किस प्रकार अंग्रेजी सरकार किस प्रकार की व्यवस्था, उन न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, उस पर व्यंग्य है। ठीक, पढ़ेंगे हम तो मैं बताऊंगी कहाँ किस प्रकार ये सभी चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं। रंग भेद एवं पक्षपात का वर्णन है। रंग भेद, स्वयं अंग्रेज गोरे थे। ठीक, तो गोरे काले का भेद था, वही रंग भेद कहला रहा है, नस्लवाद। ठीक,
सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। किस पर? सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर चिन्ह है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना है। किसकी? काठ के पुतलों से तुलना किसकी है? उच्च शिक्षित जो वर्ग है उसकी तुलना लेखिका ने किससे की है? काठ के पुतलों से की है। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। काठ के पुतलों से, काठ में लकड़ी, ठीक, उसकी तुलना किससे की है उन्होंने? उच्च शिक्षित जो वर्ग है उससे की है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से। किससे आग्रह कर रही हैं? भारत की जो दीनहीन अवस्था है उसको देखने का आग्रह वो किससे कर रही हैं? चंद्रदेव से कर रही हैं, ठीक। ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लेगा अगर कि भारत की दीनहीन अवस्था को देख लेने का प्रयत्न किसको कह रही हैं? लॉर्ड कर्जन को, डलहौजी को, वेलेजली को, चंद्रदेव को। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत की दीनहीन व्यवस्था को देखने का आग्रह लेखिका किससे कर रही हैं? चंद्रदेव से कर रही हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। ध्यान, और जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे कि जो माँ गंगा है उस पर जो पुल बनाए जा रहे थे आदि, जो भी उस समय कार्य किए जा रहे थे, पुल बनाए जा रहे थे, उस पर बांध बनाए जा रहे थे, तो उस पर भी लेखिका क्या करती हैं? व्यंग्य करती हैं। जो प्रकृति है हमारी, जिसको गंगा नदी को हम क्या मानते हैं? अपना पवित्र नदी मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, ठीक। माँ गंगा करके हम उसे संबोधित भी करते हैं। तो उस पर जो छेड़छाड़ उनके साथ जो की जा रही है, जिसका भी दुष्परिणाम सामने भी आ रहा है, तो उस पर भी क्या करती हैं लेखिका? व्यंग्य करती हैं। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी जान पड़ती है। कौन कहेगा? देवराज सुरेंद्र कहेंगे। किस शहर को देखकर? कलकत्ता शहर को देखकर, ठीक। और उनकी जो अमरावती है, उनका जो देश है, उनका जो भगवान का जो देवराज का है जो शहर अमरावती, वह भी फीकी जान पड़ती है, ठीक। ये प्रसंग आया हुआ है कहानी में। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य है, ठीक। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो कि पुराना विश्वविद्यालय बहुत, उसके विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया है। किस प्रकार हम कहानी में देखेंगे। तो चलिए अब हम कहानी को देख लेते हैं कि चलिए तो हम मूल कहानी को पढ़ लेते हैं, ठीक। चंद्रदेव से मेरी बातें हम पढ़ रहे हैं, बंग महिला द्वारा लिखित। कहाँ छपी है? हम पहले ही बात कर चुके हैं। सरस्वती पत्रिका में छपी है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1904, ठीक। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? लेखिका, जैसे कि मैंने बताया था कि 2 ही पात्र हैं इसमें, लेखिका और चंद्रदेव। और शैली क्या है? पत्रात्मक शैली है, ठीक। लेखिका इसमें प्रश्न कर रही है चंद्रदेव से कि आप मेरे 2-4 बातों का उत्तर देंगे, उत्तर प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। अब क्या लेखिका प्रश्न करती है, सुनिए। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? किसे कह रही है? चंद्रदेव से कह रही है कि आप इस आकाश में चिरकाल से वास कर रहे हैं। यह बात सच है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। अगर आप चिरकाल से विद्यमान हैं चंद्रदेव, तो जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि की सृष्टि हुई है, तभी आपकी भी सृष्टि हुई होगी, ठीक। अब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। अब आपकी सृष्टि जब चिरकाल में ही हुई है, तब तो आप क्या कहला सकते हैं? बहुत पुराने कहला सकते हैं, बूढ़े कहला सकते हैं, है ना। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही। कह रही हैं लेखिका, आप इतने पुराने हैं लेकिन काम सदा एक ही करते हैं और एक ही स्थान में करते हैं, आते हैं। यह क्यों? आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र यानी बदली का नियम नहीं है। यहीं से शुरू हो जाता है लेखिका का व्यंग्य। जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये निबंध शैली में लोग आलोचकों ने माना, किंतु बाद में चल के ये कहानी मान लिया गया, ठीक। लेखिका कह रही है कि आपके महकमे में, डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का नियम नहीं है।
जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी कलेक्टर आदि अच्छा काम करने लगते हैं, और अगर मैं कहूँ उनका गठजोड़ नहीं है ठीक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। तो वही कह रही है लेखिका कि आपके डिपार्टमेंट में क्या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी डिपार्टमेंट पेंशन भी नहीं देती? इसके साथ ही क्या मिलता है, सरकारी अफसर को पेंशन मिलता है। तो वो कह रही है कि आपकी डिपार्टमेंट आपको गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती। बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते, अब तक आपकी कुछ पदोन्नति हो चुकी होती। लेखिका कह रही है चंद्रदेव से, अब तक अगर आप हमारे गवर्नमेंट के अंडर नौकरी करते तो आपकी क्या हो चुकी होती, पदोन्नति हो चुकी होती। यानी अब पदोन्नति होती है ना, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, तो वही बोल रही हैं कि आपकी भी पदोन्नति हो गई होती। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। यह क्या कह रही हैं यहाँ लेखिका, जो सरकारी अफसर बन जाते हैं, बहुत ही कम ऐसे अफसर होते हैं जो एक तरह से मैं कहूँ कि ईमानदारी के साथ काम करते हैं ठीक। बाकी तो सब अफसर बनने के बाद केवल घूमने फिरने में ही व्यस्त रहते हैं। तो वही कह रही है लेखिका कि भारत के कितने ही अगर आप इस हमारे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे होते हैं, तो भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं आप अभी तक ठीक, जैसे कि करते भी हैं अफसर्स। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्ति कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ काशी का जिक्र आया है ठीक है। काशी एक धार्मिक स्थल के रूप में जिक्र आया है, जहाँ लोग क्या करते हैं कि अपनी वृद्धावस्था में वहाँ जाते हैं ठीक। क्यों? परलोक सुधारने के लिए ठीक। तो वही लेखिका कह रही हैं, और यह ध्यान रख लेंगे कि काशी का जिक्र आया है ठीक। यह बड़ी भारी भूल हुई, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ। फिर लेखिका कह रही है आप तो अमर हैं, माफ़ कीजिए, मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ है ठीक। पर परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, यह ध्यान रख लेंगे। यह पंक्ति ठीक पूछा गया है प्रश्न कि देवता भी अपनी जाति के कितने पक्षपाती होते हैं। तो कौन कह रहा है? लेखिका कह रही हैं ठीक। किससे कह रही हैं? चंद्रदेव से कह रही हैं ठीक। और अगर ये पूछ लेता है, यही पंक्ति दे देता है कि देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, तो किस कहानी से उद्धृत है, और भिन्न भिन्न कहानियों के नाम दे देता है। तो वहाँ ध्यान रखेंगे कि ये किस कहानी से उद्धृत है, चंद्रदेव से मेरी बातें ठीक। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य क्या। जैसा कि मैंने बताया, पहले ही हम लोग साइड में पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों का जो जातिवाद था उन पर हावी ठीक, कि अपने अंग्रेजों को ही नौकरी मिलती थी, भारतीयों को नौकरी नहीं दिया जाता था उस वक्त। तो वही कह रही हैं लेखिका कि अंग्रेज अपने जाति वालों के साथ ही पक्षपात करते हैं ठीक। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जाइन के पास भेज दीजिए। और किस गवर्नर का, किस वायसराय का जिक्र है, तो ध्यान रख लेंगे कर्जन का जिक्र है ठीक। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दे देगा, लॉर्ड डलहौजी दे देगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक दे देगा, कर्जन दे देगा ठीक। तो वहाँ ध्यान रखेंगे, तो कर्जन का जिक्र है। आशा है कि वे आपको आदर सूचक आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं। क्यों कह रही है लेखिका कि क्यों आप एप्लीकेशन दे दीजिए और आपको बुला लिया जाएगा, क्योंकि चंद्रदेव श्वेत गौरांग हैं ठीक, गोरे रंग के हैं, और भारतवासी किस प्रकार के हैं? कृष्णांग है, काले रंग के हैं ठीक। इसीलिए उनको क्या होता है, नौकरी नहीं दी जाती है ठीक, क्योंकि आप अदम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं।
जो आपको अच्छी नौकरी देने से उनकी गौरांग जाति कुपित हो सके। गौरांग जाति कौन? गौरांग जाति कह के किसको संबोधित किया जा रहा है? अंग्रेजों को। ठीक। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। क्या कह रही हैं? अगर वो आ गए कर्जन भारत स्थायी रूप से तो आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वो अवश्य भेज देंगे। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। किसे प्रिय हैं? लॉर्ड कर्जन को प्रिय हैं। और ये उनको कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय हैं। किस कहानी से उद्धृत है ये पंक्ति? जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कह रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो वो ध्यान रख लीजिएगा। पूछा गया है प्रश्न। ठीक। और आगे भी पूछने की संभावना है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं। ठीक। पर यहाँ इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। वह कह रही है कि अब हमारे यहाँ इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में कैसा आकाश पाताल का अंतर हो गया है। ठीक। किंतु आपके वहाँ तो सब वैसे के वैसे ही है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि किस प्रकार बच्चों को चश्मा लग जाता है जल्दी, उस पर भी लेखिका ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ठीक। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक बार अर्थात अमावस्या के दिन तो आपके हॉलिडे की छुट्टी अवश्य होती ही रहती है। अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि लेखिका क्या कह रही हैं, क्या आवेदन कर रही हैं कि आइए और भारत को देख जाइए। ठीक। निवेदन कर रही हैं। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। किस दिन? जब महीने में एक दिन, जब आप अमावस्या होती है। ठीक। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना ही उचित है। वह किसे कह रही हैं? वो भारत को भ्रमण करने के लिए कह रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि अगर आपके पास अवकाश नहीं है तो किसे देख लीजिए? राजधानी कलकत्ता को। ठीक। अब यहाँ ध्यान रख लीजिए कब लिखा गया है? 1904। और उस समय राजधानी क्या थी? उस समय राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इसीलिए राजधानी क्या कहा जा रहा है? कलकत्ता। ठीक। कलकत्ता का जिक्र आ रहा है। वहाँ के कल कारखाने को देखकर आपको अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा को भी लड़कदादा निकले। यहाँ के कारीगर किसके लड़कदादा निकले? विश्वकर्मा के। ध्यान रख लेंगे। किस शहर को देखकर कहना पड़ेगा? कलकत्ता शहर के क्या, किसको देखकर? कल कारखाने को देखकर। ठीक। और किसके लड़कदादा निकले? विश्वकर्मा के। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती थी, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्यों के हाथ का खिलौना हो रही है। दामिनी अर्थात बिजली। ठीक। वह क्या हो रही है? अब मनुष्य के हाथ पे खिलौना हो रही है, अर्थात आविष्कार हो चुका है उस समय बिजली का। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही
निरतवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। ठीक, कौन? ये जो बिजली है, ठीक, वह क्या कर रही है? रात को दिन बनाने लग गई है। ठीक, आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के मध्य है। किंतु यहाँ सारा बोझ किस पर है? चपला और अग्निदेव के माथे है। ठीक, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल्य, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। कौन हो रही है? बिजली। ठीक, अग्निदेव, चपला। ठीक, हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। माने अंग्रेजों को जहाँ भी थोड़ी समस्या हुई उन्होंने किसका आविष्कार कर डाला? बिजली का आविष्कार कर डाला। ठीक, बस कठिन से कठिन कार्य सहज से संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक क्या हो रहे हैं? काठ के पुतले की भांति मुंह ताकते रह रहे हैं। किसे काठ का पुतला कह रही है लेखिका? ध्यान रख लेंगे, काठ का पुतला किसे कह रही है? उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवक हैं उसे कह रही हैं काठ का पुतला। ठीक, जिस व्योम में वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी मनुष्य में साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबी पड़ी है कि वहाँ चूं तक नहीं कर सकती। कौन पराश्रित या आश्रित नारियों की भांति दबी है? तो ध्यान रख लेंगे कौन? तो व्योमवासिनी विद्युत देवी। ध्यान रख लीजिएगा, पूछा गया है प्रश्न। ठीक, कि कौन आश्रित नारियों की भांति दबी है? तो कौन दबी है? व्योमवासिनी विद्युत देवी। ठीक, बेचारे के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी है। किसके भाग्य में? तो व्योमवासिनी विद्युत देवी के भाग्य में। ठीक, लिखी है। हरिपद्यो भाव त्रिलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन। सुरसरी मने गंगा, माँ गंगा। ठीक, सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान पर मैं बंधग्रस्त हो रही है। मैं बंधग्रस्त अर्थात उसको बांधा जा रहा है, नदी को बांधा जा रहा है। नदी को किस प्रकार बांधते हैं? उस पर बांध बनाकर। ठीक, उस पर बांध बनाए जा रहे हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े खंभे बनाए जा रहे हैं। ठीक, खंभे गाड़ दिए गए हैं उस पर। ठीक, उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। किसके वक्ष स्थल पर? सुरसरी के। ठीक, माँ गंगा के। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी जान पड़ती है। किसको देखकर? कलकत्ता को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारा शहर है, देवराज इंद्र को ये ऐसा जान पड़ेगा कि इसके आगे तो हमारा जो शहर है अमरावती वह क्या है? फीकी है। किसके आगे अमरावती फीकी पड़ रही है? तो अमरावती बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसी प्रकार। अमरावती किसके आगे फीकी पड़ जा रही है? अमरावती कलकत्ता के आगे। ठीक, फीकी है। ठीक, कहाँ थी मैं? फीकी जान पड़ रही है। ठीक, वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। कौन मात दे रहा है? ईडन गार्डन। ठीक, किसे मात दे रहा है? नंदन कानन को। और ये ध्यान रख लेंगे, अमरावती को मात कौन दे रहा है? अमरावती को मात दे रहा है कलकत्ता। ठीक, और ईडन गार्डन किसे मात दे रहा है? इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। ईडन गार्डन किसे मात दे रहा है? ईडन गार्डन मात दे रहा है नंदन कानन को। ठीक, नंदन कानन को मात कौन दे रहा है? ईडन गार्डन। और अमरावती को मात कौन दे रहा है? कलकत्ता। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग गईं कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की
विद्या चमत्कारिणी है। सरस्वती क्या देखने के कहने लग गई है कि इनकी क्या है, विद्या चमत्कारिणी है। कहाँ के विद्वानों को? कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों को। ठीक, वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। किसके छक्के छूट जाएंगे? कार्तिकेय बाबू के छक्के किससे छूट जाएंगे? फोर्ट विलियम के फौजी सामानों को देखकर। ठीक, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जचते हैं। कौन बंगाली बाबू जच रहे हैं? ध्यान रख लीजिएगा, बंगाली बाबू कौन जचते हैं? कार्तिकेय। ठीक, जिनका वाहन कौन है? मोर। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। मयूर माने मोर। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल, वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी का कुबेर भी अचकचा जाएगा। वहाँ के टकसालों को देखकर कुबेर भी क्या हो जाएंगे? कमला देवी यानी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और कुबेर भी अचकचा जाएंगे। ठीक, भगवान इंद्रदेव इन्हीं सब विश्व में ये क्या है कि इन्हीं सब को देखकर जो विश्व में क्या है, विश्व में जो इतने विश्व में उत्पादक पूर्व, जो इतना महत्वपूर्ण, इतने एक तरह से मैं कहूँ जो दृश्य है इस प्रकार के का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। इसी प्रकार के दृश्य देखने के लिए। ठीक, जो कि बहुत विस्मयकारी है। ठीक, जो आपके मन में विस्मय का प्रचार करेगी। ठीक, इसी प्रकार के दृश्य को देखने के लिए मैं आपको सविनय क्या करती हूँ? आमंत्रित करती हूँ। ठीक, संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। इसके साथ ही कह रही लेखिका कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होगा। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु के कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर और शश लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। यहाँ क्या कह रही हैं कि उज्ज्वल वपु, चंद्रमा पर जो दाग है, उस पर कलंक है। आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा पर क्या है? गड्ढे हैं, काले काले गड्ढे हैं। ठीक, इसी कारण उसका क्या नाम है? शशांक, शशधर आदि। ठीक, वह उसी पर उनको कह रही हैं कि इसी कारण आपको ये सब नाम दिया जाता है। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कालंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। वह कह रही हैं कि जो आपके धब्बे हैं, जो काले काले धब्बे हैं, जिसके कारण आपका शशांक, शशधर, लांछन आदि नाम पड़े हैं और जो अब तक छूट नहीं पाया है। ठीक, तो यहाँ के शायद विद्वान जो पंडित हैं उनसे उनकी चेष्टा से क्या हो? छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाराज फलीभूत हुए, तब क्या आपके सुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? क्या कह रही है? जब बम्बई, और ये जो महारानी विक्टोरिया की मूर्ति कहाँ लगी हुई है? बम्बई में। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, 3 शहरों का हमें जिक्र मिला, कलकत्ता, काशी और बम्बई। कह रही हैं कि बम्बई में जो रानी विक्टोरिया की मूर्ति लगी है, उस पर जो काले धब्बे आ गए हैं, उसे छुड़ाने में कौन फलीभूत हो गया है? प्रोफेसर गज्जर महाशय। ठीक, जब उनकी कालिमा, उनकी जो मूर्ति में उसमें काले दाग छुड़ाने में वो सफल हो गए हैं, तो क्या आपके मुख की कालिमा को छुड़ाने में वो फलीभूत ना होंगे? अर्थात आपके काले जो धब्बे हैं उसे भी छुड़ाया जा सकता है। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है,
तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। हम ग्रहण कैसे लगता है? चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? यह चंद्रमा पर सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा के बीच सूर्य पृथ्वी आ जाती है। ठीक, पृथ्वी आ जाती है जिसकी छाया चंद्रमा पे पड़ती है। ठीक, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और चंद्र ग्रहण होता है। तो वही कह रही हैं लेखिका कि आप लोग को तो यह विदित भी नहीं होगा अभी तक कि हमारे भूखंड की छाया पड़ती है, अर्थात पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण आपको ग्रहण लगता है, यानी चंद्रमा को ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल लेता है तभी ग्रहण लगते हैं। किंतु आपका विश्वास क्या बना हुआ है कि वही जो लोक कथाएं हैं, पुराने विश्वास है कि राहु ग्रस लेता है, राहु जो ग्रह है, ठीक, वही ग्रस लेता है तभी चंद्रमा को ग्रहण लगता है। किंतु ऐसा नहीं है। क्या है? जबकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है जिस कारण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें कि क्या कि राहु ग्रस्ता है, बल्कि राहु नहीं ग्रस्ता है। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शल्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अर्थात कौन भोग रहा है? गौरांग महाप्रभु अर्थात अंग्रेज भोग रहे हैं। ठीक, अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग महाप्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। अब तक आपको आपके बारे में अभी तक मैंने आपसे जो भी बात किया कि क्या क्या बात किया कि कलकत्ता चमकदार हो गया है, बिजली अब घर में दुबक कर रहने लग गई है, साथ में जो माँ गंगा है उसके वक्षस्थल पर क्या बन गया है? खंभे गाड़ दिए गए हैं, बांध बना दिया गया है उसको रोकने के लिए। ठीक, ये किसके परिणाम है? वही विद्याशारद गौरांग महाप्रभु अर्थात अंग्रेजों का ही परिणाम है। अंग्रेजों ने ही सब कार्य किया है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के थे भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। अब जो भी यहाँ राजा रह गए हैं वह क्या हैं? वह अब काठ के पुतलों की भांति रह गए हैं। ठीक, जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसा ही नाचते हैं। अब जैसा उन्हें अंग्रेज करने को कहते हैं वैसे ही वो कार्य करते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है उनके राज्य में। ठीक, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है यह तक उनको जानकारी नहीं है। ठीक, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को, फैमिली डॉक्टर कौन है चंद्रमा के? धन्वंतरी। ठीक, धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को अवश्य लेते आइएगा। यहाँ 2 बातें आ रही हैं। ठीक, एक है फैमिली डॉक्टर का जिक्र, मैं नीचे लिखती हूँ। एक जिक्र आ रहा है किसका? फैमिली डॉक्टर का। ठीक, फैमिली डॉक्टर कौन है? चंद्रमा का फैमिली डॉक्टर किसे कहा गया है? धन्वंतरी। पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, धन्वंतरी। और देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? देवताओं के चीफ जस्टिस हैं
चीफ जस्टिस चित्रगुप्त। ठीक, जो देवताओं के चीफ जस्टिस है चित्रगुप्त। ठीक, को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। कह रही हैं कि यहाँ के डॉक्टरों से धन्वंतरी महाशय को भी बहुत लाभ मिलेगा, उनको बहुत यहाँ के डॉक्टरों से ज्ञान मिलेगा, बहुत शिक्षा प्राप्त होगी। यदि प्लेग एक बीमारी का जिक्र आता है, यह ध्यान रख लेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें में किस बीमारी का जिक्र है, तो वह प्लेग का जिक्र है। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे प्लेग। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करें अगर कि आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटी के प्रयोग का क्या होगा। यहाँ की इंडियन पिनल कोड, जिसे आईपीसी कहते हैं, जिसको बदल दिया गया है अब, यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धारा को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। इसके साथ ही कह रही हैं, यहाँ जो आईपीसी को देखकर जो चित्रगुप्त महाराज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वह क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं अपने कानून में। ठीक, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर को भी खरीद ले जाएं। किसे खरीदने की बात हो रही है? टाइपराइटर को, ध्यान रख लेंगे। ठीक, जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत कुछ सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद आपने उसके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक, कहानी को मैंने बहुत सरल सहज भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश की। कैसा लगा कहानी बिल्कुल कमेंट में बताइए। अपने मित्रों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।